मोना जितनी खूबसूरत है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक, क्योंकि मोना एक डायन है जो लोगों की खूबसूरती छीनकर खुद जवान दिखती है। उसने तो अपने पति तक को नहीं छोड़ा। ये सब देखकर घर वाले मोना की लंबी छोटी को काट देते हैं, क्योंकि डायन शक्तियां उसके छोटी में ही होती है। डायन की छोटी काटने के बाद उसे जिंदा जला देते हैं और फिर उसके शव को एक ताबूत में रखकर उस कमरे को अभिमंत्रित करके बंद कर देते हैं। हादसे के 18 साल बाद एक लड़की की लाश मिलती है जो मरने से पहले एकदम जवान थी, पर उसकी लाश बुढ़ी बन चुकी है। इधर मोना का एक लड़का भी था जिसका नाम अंश होता है। उस पर डायन की नजर है, क्योंकि अंश के अंदर इंसान और डायन दोनों का खून दौड़ता है, जिसकी वजह से उसमें रहस्यमयी शक्तियां भी होती है। अंश कभी कभी कुछ अजीब सा बर्ताव करता है, पर उसको अपने बर्ताव के बारे में कुछ याद ही नहीं रहता। अंश के घर वाले हमेशा उसके लिए चिंतित रहते हैं कि कहीं डायन की नजर उस पर ना पड़ जाए। वे लोग ये भी जानते हैं कि अंश की रक्षा के लिए माता रानी ने एक लड़की भेजी है जिसके शरीर पर माता रानी के त्रिशूल का निशान है, और संजोगवश वह लड़की अंश के ही कॉलेज में पढ़ती है। एक दिन अंश की बड़ी माँ उसके सलामती के लिए दुआ मांगने मंदिर जाती है, जहाँ पर वह लड़की भी मौजूद होती है, जिस पर उनकी नजर पड़ जाती है। जिसके बाद अंश के पास उसकी बड़ी माँ का कॉल आता है और उसे तुरंत घर आने को कहने लगती है। अंश घर जाकर देखता है उसकी बड़ी माँ किसी लड़की को उससे मिलाने लाई है, जिसके गर्दन पर त्रिशूल वाली निशान भी होती है। लेकिन ये तो मंदिर वाली लड़की नहीं है, तो आखिर ये है कौन? और इसका यहाँ ये औरत डायन को ढूंढने के लिए दिव्य ज्योत जलाती है और फिर बत्ती बुझाकर उसे ढूंढने लग जाती है। इधर लड़की के भेष में छिपा डायन ये सब देखकर वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करता है, पर वे लोग घर को पहले से ही माता रानी के फूलों से घेर रखते हैं। अब डायन मुंह दुपट्टा बांधकर उनके बीच छिप जाते हैं, लेकिन इन दिव्य ज्योत की वजह से डायन की हालत खराब होने लग गई और वह धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगती है। तभी इनकी नजर डायन पर पड़ी और उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी किसी ने बत्ती जला दी, जिसके कारण डायन का पर्दाफाश नहीं हो पाता है। तभी अंश वहाँ आकर कहता है, क्या हुआ माँ? तब उसकी माँ कहने लगी, डायन को पकड़ने का ये मौका भी हाथ से चला गया, लेकिन डायन तो उनके ही बीच रहकर उनकी आंखों में धूल झोंक रही थी। इधर ये बाप बेटी दोनों ही डायन पकड़ने का काम करते हैं। इन्हें अंश की अजीब बर्ताव के कारण उस पर शक होने लगता है, इसलिए ये अंश पर हमेशा नजर रखने का डिसाइड करते हैं। इधर अंश की माँ उसकी शादी उसी लड़की से तय करने जा रही है जो असल में एक डायन है, पर अंश अभी शादी के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन उसकी माँ जिद पकड़ के बैठी होती है कि तुझे इस लड़की से शादी करनी ही होगी। तू समझता क्यों नहीं तुझ पर एक डायन की नजर है और तुम्हारे साथ साथ इस पूरे परिवार पर खतरा मंडरा रही है। जिसे सुनकर अंश कहता है, अगर मेरी वजह से आप सब पर खतरा है तो मैं ये घर छोड़कर ही अंश जैसे ही इस लड़की को सगाई की अंगूठी पहनाता है तो इधर कई सालों से कैद हुआ डायन आजाद हो जाती है। तभी डायन के सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई, और जब डायन उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए हमला करती है, लेकिन वह अभिमंत्रित रेखा को पार नहीं कर पाती, जिसके बाद यह बूढ़ी औरत कमरे को बाहर से बंद कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे से बच्चे की रोने की आवाज लगातार आने लगती है। ऐसा सुनकर वह औरत फिर से उस कमरे में जाकर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह तो बस डायन की एक चाल थी बूढ़ी औरत को अपने पास लाने का। फिर डायन उसे अपने छोटी से जकड़कर घसीटते हुए अपने पास लाती है और अपनी लंबी नाखूनों से उस पर हमला करती है, लेकिन डायन दैविक शक्ति के आगे टिक नहीं पाती। डायन अपने आप को हारता देखकर बौखला जाती है कि मैं इतनी शक्तिशाली डायन होकर भी इसका कुछ नहीं कर पाई। जरूर इस लॉकेट में कोई दैविक शक्ति है। दरअसल इस लॉकेट में प्रिया की तस्वीर है, जिसके गर्दन पर माता रानी का त्रिशूल बना हुआ है, जो एक दैविक शक्ति को दर्शाता है। अब डायन प्रिया की असलियत जानकर बेचैन होने लगी। अगर अंश के घर वालों को यह बात पता चल गई कि प्रिया ही वही दैविक लड़की है, तो वे लोग अंश की शादी प्रिया से करवा देंगे, जिससे डायन का मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इधर अंश और प्रिया भी धीरे धीरे करीब आने लगे थे, लेकिन हमेशा से अंश के ऊपर कोई शक्ति अचानक लगा, जिसे देखकर प्रिया एकदम हैरान रह जाती है। इधर अंश और रूबी की मेहंदी रस्म की तैयारी की जा रही थी, और जब रूबी को मेहंदी लगाने के लिए ये लड़की उसके पैर को साफ करने की बात करता है, तब रूबी उसे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि डायन की पैर उल्टी होती है। अगर उसकी सच्चाई सबको पता चल गई तो उसकी और अंश की शादी होने से रही। फिर मेहंदी लेकर कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं। ये सब देखकर डायन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसने मेहंदी की थाली को नीचे गिराकर किसी और पर इल्जाम लगाने लगी कि तुमने मेरा लहंगा खराब कर दिया। इतना कहकर डायन अपने कमरे में चली जाती है। इधर लड़की माफी मांगकर बोलने लगी, मुझे पता भी नहीं कि ये कैसे हो गया। तब अंश की माँ उससे कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आप उसके कमरे में जाकर उसे मेहंदी लगा दो, और हाँ, मेहंदी लगाने से पहले ये गंगा जल उस पर छिड़क देना, ताकि किसी की बुरी नजर उसको न लगे। इधर वह बूढ़ी औरत भी अंश के घर आ जाती है, ये बताने की प्रिया ही वो दैविक लड़की है जिसकी तलाश वे लोग कर रहे हैं, और साथ में वह अंश की माँ को बताती है कि डायन अब पत्थर की मूर्ति से आजाद हो गई है। इधर लड़कियां रूबी को मेहंदी लगाने उसके कमरे आती है, और अंश की माँ के कहे अनुसार जब रूबी पर गंगा जल छिड़कती है तो उसकी सच्चाई उन लोगों के सामने आ जाती है। अब गंगा जल पड़ते ही डायन की सच्चाई इन लड़कियों के सामने आ जाती है, जिसके बाद डायन अपने असली रूप में आकर सबको मारने की कोशिश करने लगती है। तब एक लड़की डायन से बचकर प्रिया के पास चली जाती है और उसे सारी घटना बताती है। इधर डायन ने ऑलरेडी 2 लड़कियों की जान ले ली थी। फिर जैसे ही प्रिया उसके कमरे में आती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। ऐसा देखकर लड़की कहने लगी, मैम मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, जरूर इसने मेरे दोस्तों को मार दिया। उसकी बातें सुनकर डायन कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कुछ भी बके जा रही हो, चुपचाप यहाँ से निकलो। जिसके बाद प्रिया उस लड़की को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उनकी भेंट अंश की माँ से हुई। तब प्रिया ने उन्हें भी सब कुछ बताया। फिर प्रिया उस लड़की से कहती है, तुम और तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ आंटी को सब कुछ बताओ। तभी डायन अपने अंगूठी द्वारा मोना से मदद मांगती है। तब मोना की काली शक्ति इस लड़की से झूठ बुलवाती है, जिसे सुनकर घर के लोग प्रिया को ही डांटने लगते हैं। तुम हमारे होने वाले बहू पर इतना घटिया आरोप कैसे लगा सकती हो। सबसे डांट सुनने के बाद प्रिया मायूस होकर वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से गुरु माँ उसे बुलाती है। गुरु माँ को देखकर प्रिया उन्हें गले से लगाकर कहने लगी, इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। तब अंश की माँ रूबी को गुरु माँ से मिलाकर कहती है, यही है वो दैविक लड़की जिसकी तलाश न जाने हमें कब से थी। तब गुरु माँ बताती है, नहीं दैविक रूबी नहीं बल्कि प्रिया। जैसे ही ये सांप अंश को कस के जकड़कर उसे डसने वाला था, तभी मोना अपने शक्तिशाली छोटी से सांप को पकड़कर घर के बाहर फेंक देती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा सांप आखिर उनके घर में आया कैसे। तब पंडित जी उन्हें बताता है, ये कोई साधारण सांप नहीं था बल्कि सर्प वंश से था। तभी वहाँ देविका नाम की औरत आती है, जो असल में वही सर्पिका है जो अभी अंश को डसने वाली थी।
देविका के हाथ पर लगी चोट के निशान को जैसे ही डायन देखती तो वह समझ जाती है कि हो ना हो किसी ने अभी अंश को मारने की कोशिश की है। फिर डायन देविका के पास जाकर उससे कहने लगी, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अंश पर हमला तूने किया है। दरअसल डायन और सर्पिका बहुत सालों पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ रिश्तों के चलते उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, जिसकी वजह से डायन देविका यानी कि सर्पिका के बेटे को मार डालती है और साथ में देविका की पति को उसकी सारी सच्चाई बताकर उनके रिश्ते को भी तोड़ देती है। इधर डायन देविका को अपने असली रूप में आने के लिए भी उकसाने लगी। तब गुस्से में लाल देविका अपने सर्पिका वाले रूप में आ जाती है और फिर जैसे ही डायन को जान से मारने के लिए उस पर हमला करने वाली थी, तभी अंश की माँ वहाँ आकर जोर से चिल्ला देती है, क्योंकि आज से पहले उन्हें देविका के इस चेहरे के बारे में कुछ पता नहीं था। दरअसल ये सब डायन की ही एक चाल थी। देविका की असलियत अब जैसे ही सर्पणी डायन को मारने वाली थी, तभी अंश की बड़ी मम्मी उनके बीच आकर खड़ी हो गई। लेकिन फिर भी जब सर्पणी नहीं मानती है तो पिया के पिताजी उस पर अपने हथियार से हमला करता है। तब सर्पणी फिर से नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद पिया के पिताजी सर्पणी यानी कि देविका को लेकर चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी पिया भी वहाँ आ जाती है। उन्हें यहाँ से जाते हुए देखकर पिया उनसे कहने लगी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप दोनों के बिना मैं ये शादी कैसे कर सकती हूँ? तब उसका पिताजी बहाना बनाकर कहता है, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैंने सोचा घर चला जाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेगी और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम लोग शादी से पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। पिया को देखकर उसकी माँ बहुत इमोशनल हो जाती है और उसके पिताजी किसी तरह उसकी माँ को लेकर वहाँ से चले आते हैं। दरअसल ये पिया का पिताजी नहीं बल्कि डायन की सहेली होती है, जो पिया के पिताजी के भेष में इधर घर आकर चुड़ैल सर्पणी को अपने बातों में उलझाकर रखना चाह रहा था, ताकि उधर अंश और पिया की शादी में सर्पणी कोई बाधा न बन सके। लेकिन कुछ ही पलों के बाद सर्पणी ये जान जाती है कि उसके साथ में जो है वो उसका पति नहीं बल्कि चुड़ैल है। तब चुड़ैल अपने असली रूप में आकर उसके मजे लेती है, क्योंकि उसे लगा सर्पणी बेहोशी की दवा से बेहोश हो गई है। लेकिन इधर सर्पणी ने चालाकी से दवा को पहले ही। अब देविका की सच्चाई जानने के बाद अंश के घर वाले कहने लगे, अगर देविका एक सर्पिका है तो उसकी बेटी दैविक कैसे हो सकती है? इधर पिया अपने मॉम डैड का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तब अंश उसके आंसू पोंछकर उसे दिलासा देता है कि वे लोग जल्द ही आ जाएंगे। इधर डायन चुड़ैल से कह रही थी, तुमने मेरा काम आसान कर दिया है, अब मैं उस सर्पिका को आसानी से हरा दूंगी, क्योंकि बेचारी तो गहरी नींद में चली गई है, इसलिए तुम अब मेरा रूप लेकर यहाँ रुको, मैं उसे जल्द ही निपटा कर आती हूँ। लेकिन असल में सर्पिका ने तो बेहोशी की दवाई ली ही नहीं, इस वजह से खुद डायन के रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। डायन उसे देखकर अचंभव में पड़ गई। तब गुस्से में लाल सर्पिका उसके पास आकर एक जोरदार थप्पड़ से उसका स्वागत करती है। डायन भी उससे लड़ने की खूब कोशिश करती है, पर वह सर्पिका के आगे टिक ही नहीं पाती। फिर सर्पिका डायन से कहने लगी, पिछली बार तुझे छोड़कर बड़ी गलती कर दी, तुझे पत्थर का बनाकर सीधा टपका देना चाहिए था, लेकिन इस बार मैं तुझ पर तरस नहीं खाऊंगी। इतना कहकर जैसे ही सर्पिका डायन पर हमला करती है, तभी मौके पर ही डायन वहां हटकर अपने आप को बचा लेती है। ऐसा देखकर सर्पिका उसे अपने शक्तियों से एक जगह पर रोककर फ्रिज करने लगती है। तभी डायन अपने आप को हारता हुआ पाकर बोल पड़ती है, सर्पिका तेरा बेटा अभी भी जिंदा है, इसलिए एक बार सोच ले, अगर मैं मर गई तो तुझे तेरा बेटा वापस कभी नहीं मिलेगा। तो अब क्या सर्पिका डायन को बख्श देगी या फिर मौत के घाट उतार देगी? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।